अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अपना जो फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ और आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ, जिसमें हम लोग आज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू चैप्टर्स जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है वो बेसिकली जो क्लासिकल थेरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन लोगों ने जब डेवलप्ड हो गए या उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी या कौन कौन सी ऐसी थेरीज थी। थेरीज भी सॉर्ट ऑफ आइडियाज होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी थेरीज की बेसिस पे जो है वो डेवलप कंट्रीज जो है वो डेवलप हुए, ठीक है। उन थेरीज जो है उनके बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो इंट्रोडक्शन है वो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। वो कहते हैं कि क्लासिक थेरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोर अप्रोचेज। वो सबसे पहले कहते हैं कि बेसिकली फोर अप्रोचेज हैं जो कि जो क्लासिकल्स की जो थेरीज हैं, जो क्लासिक थेरीज हैं, जो मतलब बड़ी एक अडॉप्टेड और बड़ी सर्टिफाइड थेरीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की। वो उनकी बेसिकली फोर उनकी जो है ना अप्रोचेज हैं। उनमें से एक है द लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है थेरीज ऑफ theories and patterns of structural change। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन और फिर न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रेवोल्यूशन, ठीक है। ये चारों जो थेरीज ये चारों अप्रोचेज जो है वो डेवलपमेंट की हैं, ये इनको हम लोग आगे ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें से एक थेरी दूसरी थेरी पे डिपेंड करती है या लिंक्ड है, या कुछ थेरीज जो हैं वो एज इट इज अप्लाई हुई, लेकिन कुछ थेरीज जो है उसका कुछ पार्ट अप्लाई हुआ, कुछ पार्ट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क की एक अपनी कंडीशंस होती हैं। जब भी कोई थेरी को वो जहन में रखते हैं तो उस थेरी के कुछ पॉइंट्स वो अडॉप्ट करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरह से थेरी जो है डेवलप की गई या जिस तरह से जो सारा जो स्टेप्स थे वो अमेरिका ने अडॉप्ट किए डेवलपमेंट के लिए, हम भी अब वही सारे स्टेप्स जो है उसको अडॉप्ट करें। हम लोगों की ग्राउंड सिचुएशंस और इश्यूज डिफरेंट है, उनके ग्राउंड इश्यूज उस वक्त डिफरेंट थे, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि ये जो थेरीज हैं और ये अप्रोचेज हैं या जो आइडियाज हैं ये आए तो हैं, लेकिन इसमें से समटाइम्स वी अडॉप्ट full theories और sometimes we adopt the little bit part of these theories, ठीक है। इससे सबसे पहले कहते हैं कि जो है theorists of the 1950 and 1960s viewed the process of the development as a series of successive stages of the economic growth through which all countries must pass, ठीक है। सबसे पहले जो है थॉरिस्ट थे, जो जो थियरियों को जो है पेश करते थे, दे सेड ड्यूरिंग इन बिटवीन 1950 to 60 कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस है। वन स्टेप के बाद या वन स्टेज के बाद हम सेकंड स्टेज जो है उसको उसकी तरफ जाते हैं, और बड़ा ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली होने वाला काम है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली हम जो है वो स्टेयर 10 या स्टेप 10 की तरफ चले जाएंगे। फर्स्ट वी शुड हैव टू स्टेप इन ऑन first stage and then second, third, fourth, fifth and so on, then we will reach to the 10th stage, ठीक है। it is not possible और ऐसी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी सस्टेनेबल भी नहीं होती if we directly jump to the 10th step, ठीक है, और we bypass all these 9 steps and after some time you will see that type of development will be crash। वो डेवलपमेंट जो है वो क्रैश हो जाएगी, उस डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट वी शुड हैव टू डू दिस स्टेप बाय स्टेप ऑल द प्रोसेस, ठीक है, फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जब भी कहीं पे एक डेवलपमेंट की बात आती है तो वहां पे कहा जाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स कि आपने एक दफा डेवलपमेंट कर ली,
उसके बाद आप यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू मेंटेन दिस डेवलपमेंट, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दिस डेवलपमेंट, देन देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन देयर इज नो इकोनॉमिक बेटरमेंट, ठीक है। अगर आप अपने उस लेवल को सस्टेन या मेंटेन नहीं करते हैं तो आप में कोई किसी किस्म की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है। फिर उसमें कहते हैं कि इट वॉज प्राइमरी एंड इकोनॉमिक थेरी ऑफ द डेवलपमेंट इन विच द राइट क्वांटिटी एंड मिक्सचर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एड वर all that was necessary to enable developing nations to process along an economic growth path that had historically been followed by more developed countries, ठीक है। वो कहता है कि क्या है कि डेवलपमेंट के लिए आपको एक जो है वो सफिशिएंट सेविंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन एड चाहिए, ठीक है। और फिर ये राइट क्वांटिटी और फिर उसके बाद मिक्सचर, इसका मिक्सचर का मतलब ये है कि राइट टाइम पर राइट चीज को आपने यूज करना है, कि कितनी हमने सेविंग करनी है, कितनी हम लोगों ने कंजम्पशन करनी है, और कंजम्पशन का क्या इम्पैक्ट है और सेविंग का क्या इम्पैक्ट है। अगर हम सेविंग ज्यादा कर लेंगे तो हमारी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा। कहते हैं कि ये सब चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड है, तो हमने बड़ा बैलेंस तरीके से इन सब चीजों को करना है कि हमें इसका जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिफरेंट जो है वो 1970s 1980s 90s सबकी जो है ना तमाम तर डेकेड की जो है वो सारी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो थे। उनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट जो था वो दे जस्ट से कि आप जो है वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें और अपना टिपिकली आप अपनी जो इंटरनल मामला है उनको ठीक करें। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था देश से कि आपकी डेवलपमेंट के लिए आपकी इंटरनली मामला के साथ साथ आपके एक्सटर्नली आपके जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ आपके रिलेशनशिप और ट्रेड और सब कुछ आपकी जब तक बेटर नहीं होती है तब तक आप डेवलप नहीं होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ एक लोकली डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लोकली आप डेवलप हो रहे हैं और आउटसाइड द कंट्री आपके रिलेशंस और आपकी ट्रेड और आपकी जो बाकी बायलैटरल जो आपके सारे रिलेशंस हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जो है वो खुद पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ एंड द लीनियर स्टेज थेरीज। अब वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसमें सबसे कहते हैं कि लीनियर स्टेजेस थेरी इसमें जो है ये व्हेन interest in the poor nations of the world really began to materialize following by the World War II। कहते हैं कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जितने भी पुअर कंट्रीज थे, ठीक है, वो रियली बिगेन टू मटेरियलाइज। वो मटेरियलाइज मतलब कि अब उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, मटेरियलाइज होने लगे, ठीक है। तो सही थी इकोनॉमिस्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन वर caught of इंडस्ट्रियलाइजेशन वर कॉज ऑफ गेड। कहते कि ऑफ गेड का मतलब है कि अनप्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेबल या अनकवर्ड जो है उसमें क्या कह सकते हैं। कहते कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस जो थी, ठीक है, वो उनके सामने एक तो ऐसे कोई रोड मैप नहीं था कि पहले कोई ऐसे वर्ल्ड के बाद वॉर के बाद जो है किस तरह से हमने फिर चीज़ों को बेटर करना है या क्या आगे होना चाहिए, ठीक है। They had no readily available the conceptual apparatus with wish to analyze the process of the economic growth in largely agrarian societies that lacked modern economic structures। कहते हैं कि उसमें जो है क्या हुआ कि जो था कि they had no really available concept ना, कि उनके पास एक्चुअली उनके पास दे डोंट हैव एनी आइडिया कि हमने कैसे जो है डेवलपमेंट करनी, क्योंकि बेसिकली उस वक्त वो ज़्यादातर जो इकोनॉमीज थी यूरोप की वो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। और जब आप एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आपके पास इतनी इंडस्ट्री के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास फंड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। बट दे डिड हैव द रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ द मार्शल प्लान, ठीक है। लेकिन उनको एक जो है इकोनॉमिस्ट है मार्शल, ठीक है,
उनका उन्होंने एक जो है वो प्लान उसको एक्सपीरियंस किया, अंडर विच द मैसिव अमाउंट ऑफ यूएस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस एनेबल द war torn countries of Europe to rebuild and modernize their economies in the matter of the years। उसमें उन्होंने जो है जो मार्शल का जो प्लान था वो उसमें क्या था कि जो जितने भी जो आपकी जो है वॉर टॉर्न कंट्रीज थे, जो जंग में जो तबाह कंट्रीज हुए, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फंड्स दिए जाएं ताकि वो रीबिल्ड करें। इन जो यूरोप जो है वो बेसिकली रीबिल्ड हो, और वो जो रीबिल्डिंग है वो मॉडर्न वे से हो, जो तमाम तरक्की के लिए जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे जो है वो मुयसर हों, ठीक है। मोर ओवर इज नॉट अ ट्रू टेल that all modern industrial nations were once underdeveloped agrarian societies। कहते हैं कि ऐसी बात भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहीं पे कभी पे वो एग्रीकल्चरिस्ट ही थे। समटाइम्स ऐसे भी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स आपके जो पुअर कंट्री होते हैं लेकिन वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या वैसे उधर कोई ऐसे जो है वो ना इंडस्ट्री भी नहीं होती और एग्रीकल्चर भी नहीं होता। जैसे जिसकी एग्जांपल अफ्रीका जो है, अफ्रीका में देखेंगे वहाँ पे ना इंडस्ट्री ना एग्रीकल्चर है, तो उन पे जब हम ये थियरी अप्लाई करेंगे या उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे तो वो तो कोई एग्रेरियन पुअर कंट्रीज नहीं है। तो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो एग्रेरियन ही हों। फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे उन्होंने जो है इंडस्ट्री ओल्ड और पुअर इंडस्ट्रियल सेक्टर से अपनी सोसाइटी को मॉडर्न इंडस्ट्रियल जॉइंट में तब्दील किया, ठीक है, और अपनी जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका के पास उसमें लेसन है कि किस तरीके से वो उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जो है वो डेवलपमेंट जो अपने मुल्क में वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इसी में है, उसी थ्योरी को उसने मजीद जो है वो एक्सप्लेन जो है रोस्टर स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। बेसिकली एक थ्योरी जो है वो एक थ्योरी इस तरह से नहीं है, वो उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दीलियां आती गई कि एक बात पहले एक किसी बंदे ने कही, ठीक है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट और मुख्तलिफ जो है वो सोशलिस्ट आते रहे और वो उसमें अपना अपना पार्ट प्ले करते रहे, ठीक है। तो फिर इसी तरह से जैसे लीनियर स्टेजेस की बात हो रही थी कि कैसे डेवलपमेंट की जाए, तो वहाँ पे जो है एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो हैं जिनका नाम है वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो, ठीक है, उन्होंने जो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो प्रेजेंट किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोस्टो द transition from underdevelopment to the development can be described in terms of the series of the steps by step series of the steps and stages through which all countries may प्रोसीड। कहते हैं कि क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप है और एक प्रोसीजर, कंटिन्यूस प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करते हुए कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि द रोस्टो रोड इन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये उसने बेसिकली उसके जो बुक उसने जो लिखी थी, जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल या जो भी क्या स्टेज द स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें उसने क्या कहा था कि देर आर बेसिकली 4 कैटेगरीज, ठीक है। उसने कहा कि 4 स्टेजेस हैं, जो 4 कैटेगरीज हैं डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है उसने कहा कि द ट्रेडिशनल सोसाइटी के सबसे पहले एक स्टेज 1 जो है उसमें क्या होती है कि पुअर लोग होते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, ट्रेडिशनल तरीके से तमाम तरह सेक्टर्स को चलाया जाता है और मुल्क की ज़्यादातर आवाम जो है वो पुअर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज, जब हम लोग इस स्टेज से ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम नेक्स्ट स्टेज आती है वो है द प्री कंडीशन ऑफ द टेक ऑफ इनटू द सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। कहते हैं कि जब हम लोग सोचते हैं कि हमने डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, तो उसमें सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम लोग प्री कंडीशन ऑफ फॉर टेक ऑफ का मतलब होता है जैसे जहाज जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, यानी कि वो उड़ने के लिए तैयारी, उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या है
कि जो टेक ऑफ के से पहले हमने जो सारी हमने काम करने हैं अपने जहाज को उड़ाने के लिए, अपने डेवलपमेंट का जो प्लेन है उसको उड़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कि आपने सेल्फ सफिशिएंट होना है, कि अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है द टेक ऑफ, यानी कि आप अपना जो जहाज है उसको लेके उड़ पड़ते हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्राइव द मेच्योरिटी, ड्राइव टू मिच्योरिटी। अब आप आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर हो रहे हैं डेवलपमेंट, क्योंकि जब आपका प्लेन उड़ने लगा है उसके बाद दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आपने इसको ड्राइव करना है और एक राइट डायरेक्शन में और एक बड़े मिच्योर वे से आपने ड्राइव करना है, ताकि आपकी पिछली सारी एफर्ट्स जो हैं वो नुकसान ना हो कि आपका जहाज उड़ा है और उसके बाद कहीं नीचे की तरफ प्लेन का मुंह हो जाए और आप दोबारा से जो है वो डेवलपमेंट आपकी जो है वो खराब होने लगे, ठीक है। तो आपने ड्राइव बड़ी मेच्योरली जो है वो करना है। और उसके बाद है द एज ऑफ द हाई मैसिव कंजम्पशन, जब आप बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पे आ जाते हैं अपनी डेवलपमेंट के, तो फिर उसके बाद आप बड़ी हाई किस्म की जो है वो कंजम्पशन करने लग जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं द एडवांस कंट्रीज इट वाज आर्ग्यू had all passes the are past the stages of the takeoff into the self-sufficient growth, ठीक है। And the underdeveloped countries that were still in either the traditional society or the preconditions stage had only to follow the certain set of rules of the development to take off in their turn into the self-sustaining economic growth। कहते हैं कि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने तो टेक ऑफ कर लिया हुआ है, वो सेल्फ सफिशिएंट होके उन्होंने टेक ऑफ कर लिया हुआ है, वो अब डेवलपमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी अपने स्टेज 1 से स्टेज 2 की ही तैयारी कर रहे हैं, कि वो ट्रेडिशनल से सेल्फ सस्टेनिंग ही हो रहे हैं, ठीक है। अभी उनकी जो है वो टेक ऑफ किसी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में हम कहते ही उन्हीं कंट्रीज को हैं जो कि अभी अपनी स्टेज 1 या 2 पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि on the one of the principal strategies of the development necessary for any takeoff was the mobilization of domestic and foreign saving in order to generate sufficient investment to accelerate economic growth। कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, जो रूल है, जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसमें जो है कि any takeover was the mobilization of the domestic and foreign savings। मतलब ये कि आपको अपने सेविंग करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जो सेविंग्स है दैट इज आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट इनटू द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ही बेसिकली फर्स्ट फ्यूल है डेवलपमेंट के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो आपकी इंडस्ट्री बूम करती है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्री इंक्रीज होती है तो आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती है, आपके फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है। तो क्या कहता है कि आपने जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सबसे जो है कोर, वो ये है कि आपने अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना है, और वो जो सेविंग्स है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करेंगे और आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, ठीक है। द इकोनॉमिक मैकेनिज्म बाय which more investment lead to the more economic growth can be described in terms of the Harrod-Domar growth model। कहते हैं कि अब ये जो बात वो कह रहा है, जो ये बात जो मिस्टर रोस्टो जो था वो जो बात कह रहा है कि आपकी इन सेविंग्स जो है वो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कहते हैं कि यही बात जो हैरड डोमर जो है उसने अपने मॉडल में बकायदा इस चीज़ का जिक्र किया, और उसने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे बकायदा एक मॉडल प्रेजेंट किया, ठीक है। तो वो क्या मॉडल है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि हैरड डोमर growth model a functional economic relation in which the growth rate of gross domestic product, ठीक है, depends directly on the net national net savings rate and the inversely on the national capital output ratio। कहते हैं कि जो सिंपली उसने जो एक डेफिनेशन बताई है कि जो हैरड डोमर जो मॉडल है उसमें उसने क्या किया है कि कहा है कि आपकी जो जीडीपी है
वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी सेविंग्स से। आपकी सेविंग्स ज़्यादा होगी तो आपकी जीडीपी ज़्यादा होगी। और फिर वो कहता है कि वो नेगेटिवली रिलेट करती है आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो से। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये है कि कितने यूनिट ऑफ कैपिटल लगाने से मुझे कितनी आउटपुट मिलती है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अगर तो मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के बहुत कम मेरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, तो मेरी इसका मतलब है कि मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है। अगर मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगी तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम होगी, क्योंकि हम लोग क्या एफिशिएंसी उसी को कहते हैं कि कम से कम कैपिटल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट के गेन की जाए। ठीक है, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स जो है एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हम लोगों का कैपिटल ज़्यादा लग रहा है पर उसकी निस्बत हमारी आउटपुट कम है, ठीक है, तो वो आपकी जो डेवलपमेंट है उसके साथ नेगेटिवली रिलेट करती है। ठीक है, इस मॉडल को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि एवरी इकोनॉमी मस्ट सेव अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेशनल इनकम इफ ओनली टू रिप्लेस वन आउट worn out or impaired capital goods, ठीक है, building equipment and the materials। ठीक है, however in order to grow the new investment represent net addition to the capital stock are necessary। अब इसमें उसने इतनी बड़ी बड़ी तीन चार बातें दो तीन जुमलों में बता दी और वो ये सपोज कर रहा है कि आपको थोड़ी सी कैपिटल अकोमुलेशन, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये मैं मॉडल आपको पढ़ाने के बाद जो है आपको जो नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है वो बताऊं, जिसमें आपको ये वाले जो मॉडल में जो चीज़ें आपको थोड़ी नहीं समझ आएंगी अभी, या वो ये सपोज कर रहा है कि आपको पहले से पता है, तो आप वो उसमें डिस्कस कर उसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि किसी भी इकोनॉमी में लोगों को एक सर्टन अमाउंट सेव करनी चाहिए, या सर्टन अमाउंट सेव करते हैं आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो आपका जो कहते हैं कि जो आपकी जो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट का मतलब ये है कि आपकी जो डेप्रिसिएट आपका जो कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, वो डेप्रिसिएट हो गया है, तो उस कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जिसको के वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम सेविंग से लेके आते हैं। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन क्या है और कैपिटल स्टॉक पर डेप्रिसिएशन किसे, बेसिकली इसके क्या मीनिंग्स हैं, ये मैं आगे चल के आपको जो है वो बताती हूँ। ठीक है, however in order to grow new investment representing net additional to the capital stock are necessary। कहते हैं कि आपको न्यू इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग नेट एडिशनल ऑफ द कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी। कहते हैं कि आपने अगर अपना कैपिटल स्टॉक जो है, अब कैपिटल स्टॉक क्या है, एक मुल्क का कैपिटल स्टॉक है उस मुल्क के जितने भी एसेट्स हैं, लाइक मुल्क में जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने पुलिस स्टेशन हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट की या प्राइवेटली जितनी भी जो यहाँ पे लगाई गई चीज़ें हैं, ये सारा हमारा कैपिटल स्टॉक है। ठीक है, अब जो इसमें आपकी एयरलाइन आती है, ठीक है, लेट्स सपोज कि जो मोटरवे है, ठीक है, अब मोटरवे की हर साल डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, अब हमने जो इन्वेस्टमेंट अगर लेके आए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हम लेके आए हैं जो उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मेंटेन करती है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैपिटल स्टॉक सेम है, यानी कि हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, हम सिर्फ जो है वो टूट फूट जो है उसी को पूरा कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जाहिर है हम लोग नई रोड्स और बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी कैपिटल अकोमुलेशन हुई है या हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, if we assume that there is some direct economic relation between the size of the total capital stock K and the total GDP
वाई। कहता है कि अब आपका जो है वो एक रिलेशनशिप है कि जब वो कैपिटल स्टॉक जो है वो आपकी जीडीपी पे डिपेंड करता है, और ये बाकी बात ठीक है। आपकी जीडीपी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, आपके जो है वो सेविंग्स लोगों की ज्यादा होगी, सेविंग्स ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो अगेन फिर वो कॉज करेगी आपकी जीडीपी इंक्रीज होने का। ठीक है, उसमें कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ $3 or of capital is always necessary to produce an annual one stream of GDP। कहता है कि 3 यूनिट हमें कैपिटल के रिक्वायर्ड है एनुअली, 1 यूनिट जो है वो जीडीपी का इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इट फॉलोज दैट एनी नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द form of new investment will bring about corresponding increase in the फ्लो ऑफ द कैपिटल आउटपुट, नेशनल आउटपुट और जो है वो जीडीपी। कहता है कि अब ये है कि इट फॉलोज दैट एनी नेट एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक, जाहिर है आपका कैपिटल स्टॉक जब वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है, विल ब्रिंग द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द फॉल ऑफ द नेशनल आउटपुट और जीडीपी, और फिर वही रिस्पॉन्ड करता है आपकी जीडीपी और आउटपुट जो है उसको इंक्रीज होने में। ठीक है, उसमें कहते हैं कि सपोज दैट दिस रिलेशनशिप्स नॉन इन इकोनॉमिक एज द कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, इज रफली 3:1। कहते हैं कि लेट सपोज के कैपिटल आउटपुट रेशियो आपकी 3:1 है, यानी कि 3 यूनिट ऑफ कैपिटल हम लगा के एनुअली 1 यूनिट ऑफ जो जीडीपी है वो हमारा इंक्रीज होता है। इफ वी डिफाइन द कैपिटल आउटपुट रेशियो एज के, ठीक है, कहता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम लोग के स्मॉल के से जो है लेट सपोज के जो है वो कर रहे हैं, एंड एज्यूम फर्दर द नेशनल नेट सेविंग्स, और फिर जो है हमारी जो नेशनल नेट सेविंग्स है उसको हम लोग स्मॉल एस से जो है वो एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द नेशनल आउटपुट। ठीक है, and that total new investment is determined by the level of the टोटल सेविंग। ठीक है, कहता है कि जाहिर है आपकी जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स है वो सारी डिटरमिंड होगी आपकी जो है आपकी जो लेवल ऑफ जो है वो सेविंग्स जो है, आपकी जो टोटल सेविंग्स जाहिर है आपकी डिटरमिन करती है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सिंपल मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते इस मॉडल को हम लोग अब थोड़ा सा ज़रा ड्राइव कर लें, क्योंकि जो है अभी तक हमने जो ऊपर बातें की हैं वो सिर्फ आपको छोटे छोटे मॉडल्स के आपको या ग्रोथ थेरीज के आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, और उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में लिखा होगा। ये तमाम डिस्क्रिप्टिव ही नहीं होते हैं, कैसे कि आप जस्ट डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करते जाएं, बातें करते जाएं, डेवलपमेंट होती जाएगी। इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल डेरिवेशंस भी है, ठीक है, जो कि आपके लिए जो है वो उन मॉडल्स की इकोनॉमिक डेरिवेशंस जो है वो आपके सब्जेक्ट के स्कोप का हिस्सा नहीं है। इस वजह से उन्होंने जस्ट उन मॉडल्स जो हैं उनके सिर्फ नाम और इनकी डेफिनेशंस आपको बताई है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये वाला मॉडल है इसकी उसने साथ जो है वो डेरिवेशन, इकोनॉमिक डेरिवेशन साथ करके आपको बताएगा कि बेसिकली किस तरह से जो है आपकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी जो है वो बिहेव करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि नेट सेविंग्स जो है इज सम प्रपोर्शन जो है ऑफ द सेविंग ऑफ द नेशनल इनकम। कहते हैं कि आप कुछ नेशनल इनकम होती है ना जो भी, उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। वो जो सेव हम जो हिस्सा करते हैं वो हमारी नेशनल सेविंग्स है। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं जो सेविंग्स है उसको मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल एस बाय वाई या स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, कि मेरी जो ये सेविंग्स है बेसिकली ये मेरी जो आउटपुट है उस पर डिपेंड कर रही है कि अगर मेरी आउटपुट ज़्यादा होगी तो मेरी सेविंग्स भी ज़्यादा होगी, अगर मेरी आउटपुट कम होगी तो मेरी सेविंग्स भी कम होगी। फिर नेक्स्ट जो वो अजम्पशन लेता है, ये नेक्स्ट वो पॉइंट को लेता है, कहते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट आई इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक के एंड कैन बी रिप्रेजेंटेटिव बाय डेल्टा के। ठीक है, कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप जो है वो कैपिटल स्टॉक आप कह सकते हैं। ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो डेल्टा के चेंज इन आपका जो है वो कैपिटल होता है। तो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आपकी जो इक्वेशन बनी कि वो ये कि आई आपका इक्वल टू होता है डेल्टा के पे।
केस है, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जो है वो कॉज करती है आपके कैपिटल स्टॉक जो है उसको इंक्रीज करने में। बट बिकॉज द टोटल कैपिटल stock K bears a direct relationship to the total national income or the output Y as expressed by the कैपिटल आउटपुट रेशो। कहता है कि अब आपका जो बात आ जाए कि वो बार बार जो कह रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो क्या है, तो आपकी कैपिटल आउटपुट रेशो को उसने सी का नाम दिया है और उसने कहा है कि के डिवाइडेड बाय वाई, यानी कि आपको कितने यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए एक यूनिट ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, ये आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, एक तरफ उसने सेविंग इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, एक तरफ उसने कैपिटल आउटपुट रेशियो को कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि चेंज इन जो है वो रेशियो का मतलब ये है कि चेंज इन कैपिटल, ठीक है, और ड्यू टू चेंज इन कैपिटल योर आउटपुट चेंज इन योर आउटपुट। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम लोग जो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है उसको अगर हम लोग चेंज के साथ करें तो वो आपका डेल्टा के बाय डेल्टा वाई होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा के आपका जो है वो इक्वल टू हो गया सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। फिर हम लोगों का जो रूल है, आपको पता है कि हमारा एक ही रूल है और वो रूल हमारा क्या है कि हमारी सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। ठीक है, अब जब हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं और 3.1 वाली इक्वेशन में हमने सेविंग को बता दिया कि वो इसके इक्वल है और 3.2 की इक्वेशन में हमने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जब हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की दोनों इक्वेशंस को जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल किया, ठीक है, तो ये जो 3.4 जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जब हमने एस और आई की वैल्यू को पुट किया तो बेसिकली हमारे पास 3.5 पे ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी कि सेविंग्स आपकी इक्वल है, आपकी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी इनकम पे कि आपकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, और उससे आपकी जो है वो सेविंग्स होगी। फिर उसके बाद कहता है कि आपका कैपिटल जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करती है कैपिटल पे, चेंज इन कैपिटल पे, और चेंज इन कैपिटल जो है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है सी डेल्टा वाई पे से। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है कि मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन 3.6 आ गई। ठीक है, अब जो 3.6 की जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने उसने क्या करके डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3.6 फर्स्ट बाय वाई, आपने पहले जो है उसको डिवाइड किया वाई पे एंड देन बाय सी, और फिर हमने सी से उसको जो है वो डिवाइड करके हमने जब ड्राइव किया तो हमारे पास 3.7 ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन में क्या होता है कि डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू सी बाय एस, यानी कि इसको भी अगर हम y से डिवाइड करें, इसको भी हम y से डिवाइड करें तो ये y से इधर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये जो y से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी डेल्टा वाई बाय वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग सी से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, ये अब मेरे पास ज़ाहिर है बोर्ड नहीं है, आप इसको खुद जब जो है वो करेंगे तो इतना तो मैथ्स आप कर ही सकते हैं, तो आपके सामने ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब 3.7 जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है कि डेल्टा वाई बाय वाई जो है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, रिप्रेजेंट द रेशो रेट ऑफ चेंज और द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। कहता है कि ये आपका जीडीपी ग्रोथ का रेट बता रहा है कि आपकी चेंज इन आउटपुट जो है वो किस रेशो से हो रही है। ठीक है, फिर वो कहता है कि ऑफ द Herrendomer theory of the economic growth states simply that the rate of the growth of GDP is determined jointly by the national saving ratio। कहता है कि आपके जो आपकी जो ये आउटपुट रेशो है ये आपकी नेट सेविंग रेशो पर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि आपका इन्वर्सली जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, कहते हैं कि ये आप देखें कि ये एस जो है उसके साथ ही इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है और 1/c के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, यानी कि सी एस अगर इंक्रीज होता है तो आपकी डेल्टा वाई बाय वाई इंक्रीज होगा। ठीक है, जबकि अगर आपका सी जो है वो इंक्रीज होता है तो आपकी डेल्टा वाई बाय वाई जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर सेविंग्स इंक्रीज होती है
तो वो ऑटोमेटिकली कॉज करेगी आपकी आउटपुट के और आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी। और दूसरी साइड पे अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होती है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के बहुत थोड़ी सी हम लोग की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो जीडीपी जो है वो हमारी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अच्छा ये जो मशीन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं ये किस तरीके से ये कम से कम जो है वो खर्चा इसका हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, इस तरह से देखें कि पहले जो है 100 वॉट का हम लोग एक बल्ब लगाते होते थे, ठीक है। अब वो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, जिसके कि हमारी जो इनकम है उस पर उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट अपने अप्लायंसेस जो है वो लाने लग गए, जिससे क्या हुआ कि मेरी कॉस्ट जो है वो कम हुई प्रोडक्शन की और मेरी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ये, ठीक है। उसको फिर वो मजीद आगे एक्सप्लेन करता है, कहता है कि मोर एन इकोनॉमी इज एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट आउटपुट ऑफ द जीडीपी द ग्रेटर द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द जीडीपी विल बी। कहता है कि अगर आपकी सेविंग ज्यादा होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी तो आपकी जीडीपी ज्यादा होगी, जब आपकी जीडीपी ज्यादा होगी तो आप ओवरऑल ग्रो करेंगे, ठीक है। कहता है कि नेगेटिव एंड इनवर्सली रिलेट टू द इकोनॉमीज कैपिटल आउटपुट रेशियो। कहता है कि अब अगर आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई है, ठीक है, लोअर द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, तो कहता है कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होगा। अब डेवलपमेंट करने के लिए आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आए। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया कि हमने सेविंग्स को इंक्रीज करना है, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी कि डेल्टा वाई बाय वाई जो है उसका इस एस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो आपका सी है, ठीक है, ये आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यानी कि कितने यूनिट मैं इन्वेस्टमेंट के करूंगी तो मुझे कितनी आउटपुट आएगी। कहता है कि ये आपका अगर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नेगेटिवली रिलेशनशिप है, अगर ये ज्यादा होगा तो आपकी जीडीपी कम होगी, और अगर ये कम से कम होगा आपकी जीडीपी ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट इक्वेशन में कहता है कि जब हम ये कैपिटल सेविंग्स और जो है अपनी नेशनल सेविंग्स और कैपिटल आउटपुट रेशो की बात करते हैं, तो वहां पे फिर कहता है कि एक चीज और है जो आपकी इस सारी ग्रोथ को कम करती है, उसको माइनस सिग्मा की है, वो आपकी कैपिटल डेप्रिसिएशन है। यानी कि हर साल आप कैपिटल जो आप अपना जो आपके जो स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं उनको जब आप यूज करते हैं तो वो वियर टियर उनकी होती है, ठीक है। अब वो जो वियर टियर होती है, आपने उस वियर टियर को भी तो मेंटेन करना है ना, ठीक है। ये देखें कि जैसे हम लोग पीआईए के एग्जांपल लेते हैं, पीआईए के एग्जांपल में कैसे कि हर साल हमारे प्लेन जो है, एरोप्लेन्स जो थे उनमें डेप्रिसिएट हुए, वो वियर टियर हुई उनकी, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने उनकी जो डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, वो कॉस्ट हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती गई, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जो उस सेक्टर में होनी थी वो डिक्रीज होती गई। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो उस सेक्टर की आपकी जो इनकम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। किस तरीके से आप देखें कि 1960 में पीआईए एक प्रॉफिटेबल सेक्टर था, ठीक है, और आज जो है पीआईए का सबसे ज्यादा बर्डन आपके बजट पे होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो पीआईओ का सब्सिडी ना दे तो पीआईओ वैसे खत्म हो जाए, वो अपने एक्सपेंस ही पूरे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है, जो कि आपकी जो सेविंग्स है उससे भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो कहता है कि आपकी ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप न्यू स्टॉक आप जो लेके आए, न्यू इन्वेस्टमेंट आप जो लेके आए हैं, ठीक है, अगर तो वो आपकी इस डेप्रिसिएशन के इक्वल है, लेट सपोज कि डेप्रिसिएशन हमारी हुई 10 मिलियन की, न्यू इन्वेस्टमेंट भी आई 10 मिलियन की, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट देखने में तो आपको न्यूमेरिकली आप देखें तो इन्वेस्टमेंट हुई है 10 मिलियन की, आप कहेंगे 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन आप अदर साइड पे देखें कि 10 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी तो हुई है, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आई है उसने सिर्फ आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को ही मीट की है, ठीक है,
और आप उसी एक पॉइंट पे खड़े हुए जिस पॉइंट पे आप पहले थे। ठीक है, अब इसमें क्या बात है, अगर हम लोगों ने अपनी उस पॉइंट से आगे डेवलपमेंट करनी है तो फिर अगर 10 बिलियन की फर्ज करें डेप्रिसिएशन हुई है तो इन्वेस्टमेंट 20 बिलियन की होगी, तो फिर हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। यानी कि 10 बिलियन तो वो थे जो आपके चले गए डेप्रिसिएशन में। ठीक है, बाकी 10 बिलियन जो है उससे आपने नए एरोप्लेन्स खरीदे, नया आपने एयरपोर्ट्स बनाए और आपने इकोनॉमिकली ग्रो किया। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की और फिर उधर आप कैपिटल स्टॉक की बात करते हैं तो कैपिटल डेप्रिसिएशन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो हुक्मरान है वो आते हैं, जो गवर्नमेंट में आते हैं, वो कहते हैं कि इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई, इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई। उसके बाद क्या होता है, खामोशी हो जाती है, हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो भाई इतने बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई वो तो बात ठीक है, अब साथ ये भी तो बताएं कि हमारा जो स्टॉक है वो डेप्रिसिएट कितना हुआ है। ठीक है, और हमें अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कितने जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट आई है उसने तो आपकी सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मेंटेन कर लिया। ठीक है, तो आपकी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें क्या कहते हैं कि आपकी जो कैपिटल डेप्रिसिएशन है वो आपकी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी पॉइंट को फिर वो आगे भी जो है एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको कि आप खुद पढ़ेंगे। इसमें वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकोमोलेशन की बात कर रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उससे आपको मजीद जो है आपको कॉन्सेप्ट होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है और कैसे एकदम शोर पड़ता है इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट किधर चली जाती है। ठीक है, वो बेसिकली आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट में वो जो है वो उधर एडजस्ट हो जाती है, और न्यू इन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, न्यू आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, न्यू सेटअप में के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचते हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक को आप पढ़िएगा, इसमें कोई भी किसी किस्म की आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।